Hello, class 8 students. Welcome to the science class. Today we are starting with the chapter number 1, and the name of the chapter is crop production. Let's start. Starting with a warm up. आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स. यहाँ पे आपको इमेजेस दी गई हैं कुछ क्रॉप्स की. तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको उनके नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं और नीचे दी गई स्पेस में लिखना है. तो पहले हम देख सकते हैं किसकी इमेज दी गई है हमें. शुगर केन. नेक्स्ट इज पैडी. Third one is wheat, fourth one is maize, and fifth one is cotton. Let's begin with the explanation of the chapter. Introduction. Food is essential for all living organisms. जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? उनको खाने की ज़रूरत होती है. Green plants, as you have already learned, make their own food. जो green plants होते हैं वो जो पौधे होते हैं पेड़ पौधे वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Animals, including humans, cannot synthesize food and so they feed on either plants or other animals. जो जानवर होते हैं और जो मनुष्य होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए? पेड़ पौधों पे या फिर कुछ लोग जानवरों पे भी डिपेंड होते हैं. In all cases, the food for animals comes directly or indirectly from plants. तो जितने भी केसेस होते हैं जो खाना आता है जानवरों के लिए या फिर मनुष्य के लिए तो वो कहाँ से आता है? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पौधों से, पेड़ पौधों से. आगे पढ़ेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो हमने क्या सीखा इससे कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. कि जो अभ्यास हमारा है किस चीज़ का? पौधे उगाने का, और जो एनिमल्स हैं जो जानवर है उनका पालन पोषण करने का. किस चीज़ के लिए? फूड के लिए. फाइबर क्या होता है? रेशा जो होता है उसको फाइबर बोलते हैं. एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और जो उपयोगी सामान हमें मिलता है जानवरों से पौधों से तो उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर. Plants grown on a large scale for human consumption or use are called crops. जो पेड़ पौधे बड़े मात्रा में उगाए जाते हैं मनुष्य के कंजम्पशन के लिए, मनुष्य के यूज करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ क्रॉप्स की इमेजेस दी गई हैं. शुगर केन, पैडी, मस्टर्ड और व्हीट. Crops planted in June and harvested in October are called खरीफ क्रॉप्स. जो पौधे, जो क्रॉप्स होती हैं जो जून में, और उनको कब काटा जाता है? अक्टूबर में काटा जाता है और जून में उगाया जाता है, उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. और उनके उदाहरण क्या क्या है? पैडी यानी चावल, मेज, कॉटन और शुगर केन. Crops planted in November and harvested during April of the succeeding year are called rabi crops. और जो नवंबर में उगाए जाते हैं और अप्रैल में काटे जाते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? उन फसलों को हम क्या बोलते हैं? राबी बोलते हैं, राबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स क्या है? वीट, बार्ले, पी एंड मस्टर्ड. अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं. द एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. यानी जो जो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग समय पे यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए? अपनी फसलें उगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. In India, more than 75% of the people are engaged in agriculture. भारत में 75% मनुष्य जो हैं, लोग हैं जो वो किस में, कौन से ऑक्यूपेशन में engaged है? एग्रीकल्चर में. Due to scientific methods, the food production in recent years has increased tremendously by adopting techniques. पिछले कई सालों में जो खाद्य पदार्थ का जो उत्पादन है वो बहुत बड़ा है. कैसे बड़ा है? क्या क्या टेक्निक्स यूज की गई हैं उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे. यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स यानी बहुत अच्छे बीज इस्तेमाल किए जाते हैं. यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर एटसेट्रा. अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं जिससे समय कम लगता है और काम जल्दी हो जाता है. गुड क्वालिटी मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि हमारी फसल सही रहे, खराब ना हो और उसमें फर्टिलिटी अच्छी हो. रिलायबल वेदर फोरकास्ट कि मौसम का कैसा अनुमान लगाना सही तरीके से कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है, तो वो भी हम एक मॉडर्न टेक्निक्स में आता है.
In our country, the advancement in agriculture has been brought about by the Green Revolution initiated in the 1960s. हमारे देश में जो प्रगति हुई है एग्रीकल्चर में, तो वो कब से हुई है? वो 1960 से हुई है. फैक्ट फाइल पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एम्प्लॉयज बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इट वाज स्टार्टेड इन 1930s बाय सर एल्बर्ट हॉवर्ड, अ ब्रिटिश एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. 1930 में सर एल्बर्ट हॉवर्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो फसलों की ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, उसमें बायोलॉजिकल मेथड्स, फर्टिलाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल किया था. He considered fertilizers and pesticides are being injurious to health and environment and unnecessary for successful cultivation. उन्होंने ये बोला कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स है और जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, तो उन्होंने बोला कि वो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं. उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मना किया उन्होंने करने के लिए, और उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए हमें. फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स. अब जब हम एक फसल उगाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेस हमारे होते हैं, वो हम बताएंगे. टिलिंग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं हम. दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर. और इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो आसानी से अंदर तक क्या करता है, सॉइल उसको पकड़ लेता है, मिट्टी उसको जकड़ लेती है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे आर डीप एंड दे इन टर्न सिक्योर द प्लांट मोर फर्मली. वो क्या करती हैं, जड़ों को अच्छे से पकड़ लेती हैं. द लूज सॉइल ऑल्सो एड्स द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वो आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे एड इन फर्दर टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. तो ये तो हमने बताया कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, टिलिंग होगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सॉइल है वो लूजन अप हो जाएगा, और क्या होगा कि जो भी हमारी रूट्स है वो उसको पकड़ लेंगी. तो उससे क्या होता है कि जो वर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फार्मर के दोस्त हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो सॉइल को लूज करने में मदद करते हैं और क्या करते हैं, उससे ग्रोथ अच्छी होती है. आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स जब करते हैं तो उसमें कौन कौन से 3 स्टेप आते हैं. प्लोइंग. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग. दिस इज डन यूजिंग अ प्लो. ये प्लो की मदद से किया जाता है. प्लोज किसकी मदद से बने हुए होते हैं, वुड या फिर आयरन की मदद से. दीज आर बुलक ड्रॉन और ट्रैक्टर ड्रॉन. तो ये क्या करते हैं, ये या तो जो बुलक होते हैं वो चलाते हैं वो, या फिर ट्रैक्टर से वो करते हैं ताकि हमारा जो सॉइल है वो लूज हो जाए. फिर आता है लेवलिंग. लेवलिंग. आफ्टर प्लोइंग द बिग चंक्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन इन एंड द सॉइल इज प्रेस्ड डाउन लाइटली विद द लेवलर. लेवलर की मदद से उसको क्या कर दिया जाता है, समथल कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग. और समथल करने के, जो मिट्टी को समथल करने के प्रोसेस को लेवलिंग कहा जाता है. इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इसकी मदद से क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली ओवर द फील्ड. और इसकी मदद से पूरे ही हमारा जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसमें पानी आसानी से हर जगह पर पहुंच जाता है. इफ द सॉइल इज नॉट लेवल्ड वाटर कैन एक्यूमुलेट इन लिटिल पिट्स. अगर हम सॉइल को लेवल नहीं करेंगे, मिट्टी को समतल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाएगा. A leveler like a plow can be driven by animals or a tractor. तो इसमें लेवलर की मदद ली जाती है, जो कि एक इक्विपमेंट है जिससे क्या होता है, जो क्या या तो एनिमल्स चलाते हैं या फिर ट्रैक्टर चलाता है. इसके बाद आता है मैन्योरिंग का प्रोसेस. मैन्योरिंग. Manuring refers to the process of adding organic matter such as animal waste or compost to soil to improve its fertility and structure. Manure का क्या काम होता है, manure जो होता है तो हम वो क्या करते हैं, उससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. और मैन्योर को हम क्या कहते हैं, मैन्योर को कहते हैं खाद. तो खाद डालते हैं हम किस लिए, ताकि जो हमारा सॉइल है वो फर्टिलिटी उसकी इंप्रूव हो जाए और अच्छी खेती हो. Unless we replenish these nutrients periodically, the soil will become barren and infertile. अगर हम इस तरीके की चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो खेत है वो क्या बन जाएगा, बंजर बन जाएगा, और वो उसमें कोई भी अच्छा सा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा. ये तो हुआ, हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी जो बीज का सिलेक्शन, हमें बीज को
कैसे चूज करना है कि कौन सा हमारे फील्ड के लिए कौन सा बीज सही रहेगा। टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप फार्मर्स हैव टू प्रोक्योर द राइट काइंड ऑफ सीड्स। जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको सही तरीके की बीज की क्या करना होता है, पहचान होनी चाहिए और उसको उनको सही तरीके की सीड्स को सेलेक्ट करना चाहिए अपने खेत के लिए। सीड्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट ऑर्डिनरी सीड्स। जो खेती करने के लिए बीज इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक नॉर्मल बीज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीड सिलेक्शन फॉर व्हीट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर हाई क्वालिटी सीड्स फॉर प्लांटिंग। अगर हमें गेहूं का बीज लेना है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हमारी जो प्लांटिंग हो वो अच्छी हो। ग्रेट केयर इज टेकन टू ऑब्टेन हेल्दी सीड्स ऑफ अ डिजायर्ड वेराइटी। इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द सीड्स आर फ्री फ्रॉम द सीड्स ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे से क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर जो भी हम सीड चूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वीड नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, उससे उससे हमारे जो सीड्स होंगी वो फर्टाइल रहेंगी और उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। आगे पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज द प्रोसेस ऑल्सो नोन एज प्लांटिंग इनटू द सॉइल। Good quality seeds are very expensive, hence farmers have to ensure the most seeds that are sown germinate. तो क्या होता है कि जो अच्छी सीड्स होती हैं, जो अच्छे बीज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो महंगे होने की वजह से क्या होता है कि फार्मर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि ये अगर मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ तो ये जर्मिनेट हो, यानी ये आगे अच्छी फसल में कन्वर्ट हो जाए। एक्टिविटी जोन देखेंगे। अ टेस्ट फॉर डिफेक्टिव सीड्स, यानी कैसे पता कर सकते हैं कि ये सीड्स खराब है। सीड जर्मिनेशन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी एंड जर्मिनेशन रेट ऑफ अ सीड सैंपल। आपने एक बीज का सैंपल लिया और आपको क्या करना है, उसकी जर्मिनेशन रेट सही है या नहीं उसको डिटरमाइन करना है, उसको एनालाइज करना है। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, पुट सम सीड्स इन इट बिफोर सोइंग। आपको क्या करना है, एक बाल्टी में आधा पानी भरना है और उसके अंदर कुछ बीज को डाल देना है उगाने से पहले। यू विल फाइंड दैट अ फ्यू सीड्स विल फ्लोट ऑन वाटर। आप देखेंगे कुछ तो पानी में तैर रही हैं, वेयर एज अदर्स विल सेटल डाउन, और कुछ नीचे डूब गई हैं। द डिफेक्टिव सीड्स आर लाइटर, हैंस विल फ्लोट ऑन वाटर। जो खराब हैं वो ऊपर तैरेंगी। दीज सीड्स शुड बी रिजेक्टेड, इन सीड्स को नहीं लेना चाहिए। द सीड्स विच सेटल डाउन आर हेल्दी एंड कैन बी यूज फॉर सोइंग। और जो नीचे बैठ गई हैं, जो डूब गई हैं, वो हेल्दी सीड्स हैं और वो सोइंग के पर्पस में हेल्प करेंगी। इंटरप्रिटेशन, लो जर्मिनेशन रेट लेस देन 50% इंडिकेट potential defective seed lot, high germination rate greater than 50% suggest a healthy seed lot. Now आगे पढ़ेंगे। Seeds have to be sown at a proper depth. They need water, air and warmth to germinate. तो क्या चाहिए, सीड्स जो भी हम उगाते हैं तो उसको गहराई जो होती है उसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्या क्या चाहिए होगा उनको ग्रोथ करने के लिए? दे नीड वाटर, एयर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर और गर्माहट प्रॉपर अमाउंट में। टिलिंग सर्कुलेट्स एयर इनटू द सॉइल। और टिलिंग से क्या होता है कि जो हवा होती है वो मिट्टी में फैल जाती है। फार्मर्स सो सीड्स एट अ टाइम व्हेन द वेदर इज वार्म इनफ फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट। और जो किसान होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सारी वेदर कंडीशंस एप्रोप्रिएट होनी चाहिए सीड्स को ग्रो करने के लिए। Once the seeds are sown, they need a certain amount of water. जब हमने सीड्स को मिट्टी में दबा दिया है तो उनको एक थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है पानी का। वेरी लिटिल और एक्सेस ऑफ वाटर डैमेजेस द सीड। अगर बहुत कम देंगे तब भी वो खराब कर देगी बीज को, और ज्यादा देंगे तब भी वो खराब कर देगी सीड्स को। एक्सेस ऑफ रेन कैन कॉज वाटर लॉगिंग द फील्ड्स। और अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, फील्ड में पानी भर जाएगा। वाटर लॉगिंग रिमूव्स एयर फ्रॉम द सॉइल। और उसकी वजह से जो हवा होगी मिट्टी में वो खत्म हो जाएगी, डिप्राइविंग द सीड्स ऑफ एयर। इफ अ फील्ड रिमेन्स वाटरलॉक्ड फॉर अबाउट 2 to 3 days, मोस्ट सीड्स डिकम्पोज एंड डू नॉट जर्मिनेट। और अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा जो हमारा खेत है उसमें पानी भरा होगा तो हमारी सीड्स खत्म हो जाएंगी और वो जर्मिनेट नहीं होंगी। सीड्स कैन बी सोन इन डिफरेंट वेज। एट टाइम्स सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय सिंपली स्प्रेडिंग देम मैन्युअली। आप बीज को सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से स्प्रेड करके भी आप उसको उगा सकते हैं।
क्रॉप्स लाइक बाजरा, मस्टर्ड, स्पिनच एंड लेडी फिंगर आर सोन इन दिस मैनर। यानी आपने क्या किया, अपने हाथ में सीड्स ली और उनको क्या किया, स्प्रेड कर दिया खेत पर। और कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसे बन सकती हैं, बाजरा, मस्टर्ड, स्पिनच और लेडी फिंगर की। Seeds can also be hand dropped into groves made by a plow. The sowing of wheat seeds is done using a seed drill. और जो गेहूं की जो बीज होते हैं वो कैसे उगाए जाते हैं, वो सीड ड्रिल की मदद से उगाए जाते हैं। यहाँ पे भी एक्टिविटी जोन देखेंगे। टेस्ट फॉर एयर प्रेजेंस इन द सॉइल। अगर हमें ये देखना है कि मिट्टी में हवा मौजूद है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जेंटली फिल द कंटेनर अबाउट 1/4 full with water. Add the soil sample to the jar, filling it to about 3/4 of the way full. आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें 1/4 पानी भरना है और जो आपका खेत है वहां से आप सॉइल लेकर आएंगे, मिट्टी लेके आएंगे और उसको 3/4 में भर देंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द मिक्सचर फॉर 5 to 10 minutes. आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपके जो सॉइल है उसमें एयर प्रेजेंट होगी तो आपको बबल्स दिखाई देने लगेंगे। इफ एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल यू विल स्टार्ट टू सी बबल्स फॉर्मिंग एंड राइजिंग द सरफेस। ऊपर की तरफ बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। What are the bubbles made up of? Does this activity prove that waterlogging removes air from the soil? Yes, क्योंकि इससे क्या पता चला हमें कि जो वाटर लॉगिंग होती है उससे जो पानी में जो हमारे सॉइल में जो पानी हवा होती है वो निकल जाती है। आगे पढ़ेंगे। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया यूज अ सिंपल सीड ड्रिल अटैच टू द प्लो। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो जो प्लो होता है उसके साथ ही सीड ड्रिल को अटैच कर देते हैं ताकि पूरे खेत में अच्छे से बीज सो हो जाए। द सीड ड्रिल इज मेड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू नैरो पाइप्स टू अ फनल एट द टॉप। The seeds placed in the funnel drop into the furrows made by the plow. The seeds are then covered with the help of a leveler. और एक बार बीज डालने के बाद क्या करते हैं, लेवलर की मदद से उसको समतल कर देते हैं। फैक्ट फाइल पढ़ेंगे यहाँ पे। Grapes and wine were mentioned in Egyptian records in about 2900 BC. Rye and oats were cultivated in northern Europe in about 1000 BC. जो ग्रेप्स हैं वो इजिप्शियन रिकॉर्ड में मेंशन है कि वो 2900 BC तक भी कल्टीवेट किए जाते थे। सिमिलरली राई और ओट्स भी कल्टीवेट किए जाते थे नॉर्दर्न यूरोप में 1000 BC में। आगे पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन से हम क्या समझते हैं, इरिगेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी फसल को क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। जब हम अपनी फसल की सिंचाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो आगे पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है अपना जीवन व्यापन करने के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। ये हम सब जानते हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, किसका, फूलों का, फलों का और बीज का। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। और जो पानी होता है वो जो जड़ें होती हैं एक पेड़ पौधे की, उसके क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी उसमें सोख लेता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो क्या समझे हम इससे कि जो पानी जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है, जो उगते हैं हमारे पेड़ पौधे, तो वो बिना क्या होगा, वो बिना पानी के नहीं उग सकते। आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी जो पोषण तत्व होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। जो मॉइस्चर होता है सॉइल के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए पानी दिया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हमने बताया आपको कि पानी थोड़े थोड़े टाइम पर देना क्रॉप्स को, फसलों को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो जो भी पानी देने का तरीका जो है कि कितने टाइम पे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो वो सब डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, कैसी मिट्टी है वहाँ की और कैसा मौसम है वहाँ का।
इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और गर्मी में, तो इसलिए पानी देना ज़्यादा देना चाहिए। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्योंकि क्या होता है, पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। Methods of irrigation depends on the nature of the soil, availability of water and the type of the crop। कि हमें सिंचाई किस तरीके से करनी है वो हमारी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है और हमारी फसल जो है वो किस तरीके की है। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर एज फॉलोज। अब हम एक एक इरिगेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, तरीकों के बारे में। तो पहला है फ्लड इरिगेशन। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज फॉर फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड एंड वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। जो जहां पर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है और फ्लैट लैंड है वहां पर इस तरीके का इरिगेशन यूज किया जाता है। इन दिस मेथड वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन पंप और कैनाल इज अलाउड इन द फील्ड फ्रॉम अ हाई लेवल। हाई लेवल की मदद से, हाई लेवल पर जो इरिगेशन पंप या कैनाल की मदद से पानी दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिल्ड और ब्रॉडकास्ट ड्रॉप्स। बेसिन इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। For the crops requiring well irrigation conditions but water available for irrigation is less, the field is made into a basin-like structure called basin irrigation। जहाँ पर पानी कम मौजूद रहता है वहाँ पर बेसिन इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। फरो इरिगेशन is a type of surface irrigation where water flows into the shallow, narrow channels for furrows, typically in a field or garden। इट इज़ मोर वाटर एफिशिएंट, लो कॉस्ट, इजी मेंटेनेंस एंड फ्लेक्सिबल। तो इसमें जो है वो ये इसमें वाटर एफिशिएंट ज़्यादा रहता है, पैसे भी कम है लगते हैं, इसमें लो कॉस्ट है और मेंटेनेंस भी इसकी ईजी हो जाती है और फ्लेक्सिबल कंडीशंस होती हैं। जहाँ पर जो गहरा पानी आपको चाहिए होता है तो ये कहाँ पर होगा? ज़्यादातर एक गार्डन में या फिर एक फील्ड में। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन का क्या मतलब है? When flood or furrow irrigation is not possible, the water spread on the standing crops in the form of artificial rain and the method is called the sprinkler irrigation। जैसे छिड़काव, सिंचाई किसके फॉर्म में हो रही है? छिड़काव के फॉर्म में हो रही है। तो जहां पर फ्लड और फरो इरिगेशन पॉसिबल नहीं है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्रॉप्स हैं तो आप क्या करेंगे? वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन। In this method, small amounts of water are allowed to trickle slowly into the soil through mechanical devices. Thus, soil is wetted without runoff। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी है वो धीरे धीरे मिट्टी में बहाया जाता है। लिफ्ट इरिगेशन is a type of irrigation where water is lifted from a source such as river, lake or reservoir to a higher elevation, allowing it to flow downhill through a network of canals, पाइप्स और चैनल्स टू इरिगेट क्रॉप। तो लिफ्ट इरिगेशन में हम कहाँ से पानी ले रहे हैं? या तो नदी से लेंगे, लेक से लेंगे या फिर रिजर्वायर से लेंगे ताकि वो हमारी क्रॉप्स पर पहुंच जाए और उनको इरिगेट करे। आगे पढ़ेंगे। इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ऑल प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। सभी पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। और पानी किसी क्रॉप को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। तो एग्जाम्पल में बताएंगे। द पैडी, जो किसी को चावल भी कहते हैं, राइस भी कहते हैं, क्रॉप नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर वेयर एज द व्हीट क्रॉप नीड लेस वाटर। जो व्हीट है उसको कम पानी चाहिए होता है। पैडी इज ग्रोन इन द फील्ड्स दैट रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। पैडी जो राइस है वो उन्हीं खेतों में उगाई जाती है जो कि पानी में डूबे रहते हैं। The consumption of water in a paddy crops is so high that some regions which were growing rice on a large scale are now facing water scarcity। पानी इतना चाहिए होता है पैडी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कि जिस रीजन्स में वो उगती थी तो वहां पर अब पानी की कमी होने लगी है। फार्मर्स इन सच रीजन्स आर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। तो इन रीजन्स में रहने वाले जो किसान हैं वो अब क्या मजबूरी में वो ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। Irrigation and weather conditions. When the weather is dry and windy, the soil loses water quickly due to evaporation। जब हमारा जो वेदर है वो कैसा होता है कि जब तेज हवाएं चल रही होती है, ड्राई हो जाता है, तो क्या होता है कि जो मिट्टी है वो पानी को जल्दी से लूज कर देती है एवेपोरेशन की वजह से। इन सच कंडीशंस द फील्ड हैज टू बी वाटर्ड मोर फ्रिक्वेंटली। तो इन कंडीशंस में क्या होता है
कि हमें अपना जो खेत है उसमें पानी जल्दी से जल्दी देना चाहिए। इफ द वेदर इज ह्यूमिड द फील्ड नीड्स वाटरिंग लेस फ्रिक्वेंटली। अगर उमस है या फिर ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा कि जो उसमें जो पानी चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा। इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। सिंचाई हम जिस भी खेत की करते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि उसमें कैसी मिट्टी मौजूद है। सैंडी soil holds less water. It also loses water quickly through evaporation. सैंडी सॉइल को वो पानी कम पकड़ता है तो इसलिए क्योंकि उसका पानी एवेपोरेट हो जाता है जल्दी। Therefore, a crop grown in sandy soil needs more water. तो जो भी क्रॉप सैंडी सॉइल में उगाई जाती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। The water holding capacity of sandy soil can be increased by mixing manure such as decomposed cattle dung and plant material. Soil containing humus and clay holds more water. It remains moist for a longer time और वो ज़्यादा समय के लिए नम रहता है। Therefore, a crop grown on clay soil consumes less water. क्यों तभी जो भी clay soil पे जो हम खेती करते हैं उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। Next topic is conserving water. With increase in human population, the water requirement to irrigate crops has increased. जो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ रही है ताकि हम अपनी क्रॉप्स हैं जो हमारी खेती बाड़ी है जो हमारी फसलें हैं हम उनको सिंचाई कर सकें। कंजर्विंग वाटर टू कल्टिवेट क्रॉप्स हैज़ बिकम एसेंशियल। तो पानी को बचाना भी ज़रूरी हो गया है। A depleting water table and a rise in salinity due to overuse of chemical fertilizers and pesticides have made matters serious. तो क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल है वो भी डिप्लीट हो रही है, गायब हो रही है धीरे धीरे, और जो नमक का जो वो है कंपोजिशन है वाटर में वो भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। In areas where rainfall is low and groundwater is scarce, local people have used simple techniques to replenish the water. जहाँ पे बारिश कम है और ग्राउंड वाटर भी कम है तो वहाँ पे जो लोकल जो लोग होते हैं उन्होंने सिंपल टेक्निक्स यूज़ की है। क्या टेक्निक्स यूज़ की है उन्होंने? इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया द टैंक सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। तो उन्होंने टैंक बनाने शुरू कर दिए हैं। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय बाउंडिंग और बाय एक्सवेटिंग द ग्राउंड फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, ताकि उसमें बारिश का पानी भर सके। As Rajasthan receives scanty rainfall, people have constructed large dams and tanks to collect rain water. आपको सबको पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है तो क्या करने लगे हैं लोग? वहाँ पे बड़े बड़े डैम्स और टैंक्स बनाने लगे ताकि बारिश का पानी उसमें स्टोर हो सके। At the end of the monsoons, water from these sources is used to cultivate crops. तो इससे क्या होगा कि ये जो पानी है वो हम हमारी जो क्रॉप्स है उसको उगाने के काम में आ जाएगा। Similar system have been developed in other parts of the country और अलग अलग जगह पर भी इस तरीके के सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। These are the जल तलाइस in the उत्तर प्रदेश, हवेली सिस्टम इन मध्य प्रदेश, आहर इन बिहार एंड सुरंगम इन केरला। तो ये सब क्या है? ये सब वाटर को कंजर्व करने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेक डैम्स। चेक डैम्स आर बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर बाय प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए। द वाटर इन अ चेक डैम परकोलेट्स डीप इनटू द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस वाटर लेवल्स इन द वेल्स इन द रीजन्स। फार्मर्स इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान हैव बेनिफिटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। अब यहाँ पे चेक डैम की इमेज भी देख सकते हैं, और जो किसान हैं जो राजस्थान में रहते हैं उनको काफ़ी फायदा मिलता है चेक डैम्स बनाने से। आगे पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इट सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ लैंड प्लांट। जितने भी हमारे ज़मीन पर लगने वाले पेड़ पौधे हैं उन सबको जो सॉइल है जो मिट्टी है वो बहुत सपोर्ट करती है। द टॉप सॉइल कंटेन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और बहुत जो हमारा सॉइल का टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे के लिए पोषण तत्व होता है। प्लांट डिपेंड्स ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। और अपनी ग्रोथ के लिए प्लांट इस पर डिपेंडेंट होते हैं। इन नेचर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कंटिन्यूसली बीइंग रिन्यूड। Soil organisms such as bacteria and fungi continuously degrade the remain of plants and animals and turn them into simpler substances. Most of these substances are plant nutrients. और वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको? सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी जो
पेड़ पौधों के लिए पोषण तत्व होते हैं। These substances mix with the soil and make it fertile, और वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और जो हमारी जो सॉइल है उसको उपजाऊ बना देते हैं और फर्टाइल बना देते हैं। When a piece of land is used to grow crops, the plant nutrients get used up more rapidly than the field that is being renewed. After each crop, the field has lesser amount of nutrients left in it. Farmers have to take certain steps to maintain soil fertility. अब हमें अपना जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको कैसे और फर्टाइल बनाना है, उसको कैसे हमें और ज़्यादा उपजाऊ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं वो अब आगे बढ़ाएंगे हम। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। मैन्योर यानी खाद ऐड कर सकते हैं और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, जो मिट्टी होती है वो फसलों को क्या सप्लाई करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये बहुत ज़रूरी होता है एक पेड़ पौधे की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, और बहुत सारे एरियाज में किसान एक के बाद एक क्रॉप को उगाते रहते हैं एक ही खेत में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि खेत में कोई भी क्रॉप नहीं उग रही है और उसमें वो एक बंजर बन गया है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, तो उसके पोषण तत्व का क्या होता होगा। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, अगर एक के बाद एक फसल उगाई जाएगी तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो भी कुछ पोषण तत्व अपने लूज कर देगी। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrient. तो जो किसान होते हैं उनको खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने खेत में डालने के लिए, ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से फुल रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसको डालना क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, अगर हम सही तरीके से खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम कमजोर रह जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट, जो प्लांट और एनिमल्स अपना जीवन कंप्लीट कर लेते हैं और जो प्लांट्स जो होते हैं वो जो खत्म हो जाते हैं, और एनिमल का जो वेस्ट होता है तो उससे क्या बनता है, उससे मैन्योर बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एंड ओपन प्लेसेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज, तो क्या करते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं फार्मर्स, और जो पेड़ पौधे खराब हो चुके हैं और एनिमल का जो वेस्ट है उसको गड्ढे में डाल देते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी जोन पढ़ेंगे। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, आपको मूंग और ग्राम के बीज लेने हैं। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स ऑफ आउट ऑफ दीज, और आपको 3 इसमें से बीज जो एक साइज के हैं उनको लेना है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, आपको 3 ग्लास लेने हैं, उनमें A B C मार्क करना है। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, जो काउ का वेस्ट होता है उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सी मिट्टी काउ डंग के साथ मिक्स करके एक ग्लास में डालना है। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटिल यूरिया, यूरिया लेकर आपको थोड़ा सा उसके अंदर मिट्टी डालकर, और जो आपने सेकंड एक बीज सेलेक्ट किया उसको डालेंगे। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें एक मिट्टी आप ऐसी लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ना काउ डंग होगा ना ही यूरिया होगा। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, और उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बीज डाल देंगे। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, आप उसमें एक अच्छी जगह उसको रखेंगे और उसमें रोज पानी देंगे। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, आप 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिएगा। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या आपने देखा कि सारे प्लांट्स एक जैसे उगे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, तो आपको देखना है कि कौन से पौधे में
सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ए, बी या सी में? तो आप देख सकते हैं कि हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, जिसमें हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है, और जिसमें हमने कुछ नहीं किया तो उसमें बहुत ग्रोथ कम हुई है। तो आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एक न्यूट्रिएंट में, एक पोषण तत्व में रिच रहते हैं, सफिशिएंट होता है उसमें। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके stands for nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. तो अगर हम फर्टिलाइज़र का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपनी फसल बहुत अच्छी मिलेगी, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे चावल की हो, चाहे मेज़ की हो। पर अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा सॉयल है वो फर्टाइल नहीं रहेगा, वो कम फर्टाइल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और फर्टिलाइजर्स की मदद क्या होता है उसकी वजह से पानी का प्रदूषण हो जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स की मदद से जो हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, उससे प्रदूषण होता है पानी का। तो अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो हमें फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर हम दो क्रॉप जब उगाते हैं तो उसके बीच में सफिशिएंट टाइम रखना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर के इस्तेमाल से सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और उसकी जो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है, और सॉइल में, मिट्टी में सारे पोषण तत्व मौजूद रहते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. यानी आप अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाएंगे तब भी सॉइल का न्यूट्रिएंट बरकरार रहेगा। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous class, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of the leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि जड़ों में मौजूद रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं मैन्योर इस्तेमाल करने से। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो खाद है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, क्योंकि वो मिट्टी के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, ताकि जो प्रॉपर एक्सचेंज है गैसेस का वो आसानी से हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो कीट मकोड़े होते हैं जो कि सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी, उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है। मैन्योर्स आर अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो वो नेचुरल तरीका है तो इसलिए वो अच्छा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स क्या बताए थे हमने? फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स that provide specific nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers provide quick nutrients to plant. Fertilizers reduce soil structure. और मैन्योर में क्या बताया था? मैन्योर्स आर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल वेस्ट, कंपोज्ड और ग्रीन मैन्योर. मैन्योर्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एज दे डिकम्पोज. मैन्योर्स हेल्प इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, इंक्रीज वाटर रिटेंशन. आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. Plants and animal tissue and animal waste, excreta and urine contain nitrogen in the form of nitrogenous compound. When such organic material mixes with soil, the decomposers, mainly soil fungi and bacteria, break down the organic matter and convert it into nitrate molecules. तो जब इस तरीके का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर वो क्या बनाता है? वो नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? नाइट्रीफिकेशन. तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल की. आगे देखेंगे.
Nitrates are easily soluble in water and are absorbed by the roots along with the water. Some of the nitrate is converted into the nitrogen gas or nitrous oxide gas and returned to the atmosphere. जो nitrates होते हैं वो पानी में अच्छे से soluble हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं और वो जो भी जड़ें होती हैं उसको absorb कर लेती हैं पानी के साथ. और कुछ नाइट्रेट जो बचते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें घुल जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. और ये जो अलग तरीके के बैक्टीरिया के इस्तेमाल से इसका प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन. प्लांट्स ऑफ द बीन फैमिली कौन सी होती है? जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं. और लेगुमिनस क्या प्लांट्स किसको बोलते हैं? जो फलीदार पौधे होते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं. जैसे कि ग्राम, पीस एंड क्लस्टर बीन्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. वो क्या करती है? नाइट्रोजन गैस जो होती है जो हमारा वातावरण है उससे एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रेट्स. और नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर लेती है जो कि नाइट्रेट्स कहलाते हैं. और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया that live in their roots in special type of structures called root nodules. root nodules में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ वो कंबाइंड कर लेती है. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रूट नोड्यूल्स की इमेज दी गई है. The plant receives nitrates from the bacteria living in its roots and the bacteria receives food from the plant. जो पौधा होता है उसको नाइट्रेट मिलता है बैक्टीरिया से जो कि जड़ में मौजूद रहता है और बैक्टीरिया को खाना मिलता है कहाँ से? पेड़ पौधे से. This type of relationship where both the organism living together benefit from each other is known as symbiosis. इस तरीके का जो रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे से उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है उसको हमने बोला है symbiosis. After harvesting, when the roots decompose, the nitrates present in the root nodules mix with the soil and enrich it. जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब जब हम पौधे को काट देते हैं तो क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं और जो नाइट्रेट्स हैं रूट नोड्यूल्स में वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं. सम बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर एज नाइट्रेट्स. और जो बैक्टीरिया जो मिट्टी में मौजूद है वो भी नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देते हैं. The process of fixing nitrogen directly from the air is known as nitrogen fixation. तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक्टिविटी जोन देखेंगे. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया की प्रेजेंस है इसमें या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं? पुल आउट अ पी प्लांट अलॉन्ग विद द रूट्स फ्रॉम अ फील्ड. आपको खेत में से एक मटर का पौधा निकालना है उसकी जड़ समेत. वॉश द रूट्स विथ क्लीन वाटर एंड ऑब्जर्व द रूट्स. आपको क्या करना है? रूट्स को वॉश करना है. वॉश द रूट्स विथ क्लीन वाटर एंड ऑब्जर्व द रूट्स. आपको क्या करना है? रूट्स को क्लीन करना है और आपको ऑब्जर्व करना है. क्या नोटिस किया आपने? व्हाट डू यू नोटिस? यू विल फाइंड दैट मेनी स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स दैट दीज आर कॉल्ड नोड्यूल्स. आप देखेंगे कि रूट्स में छोटा छोटा कुछ पोर्शन बाहर निकल रहा है और उसको हमने क्या बोला है? नोड्यूल्स बोला है. व्हाट डू दे कंटेन? उनके अंदर क्या होता है? These nodules contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium. इनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है? राइजोबियम होता है. With the help of a blade, cut these nodules into very thin slices. इनको बहुत पतले पतले टुकड़ों में आपको काटना है. Put one slice on a slide and observe it under a microscope. और माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखना है इसको. आपको क्या दिखेगा? छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखेंगे. These are rhizobium bacteria which fix nitrogen in the soil. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स. आपने खरपतवार का नाम सुना है, वो होते हैं वीड्स. तो वीड्स का क्या काम? वीड्स एक अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनको कोई उगाया नहीं जाता, कोई बोया नहीं जाता, ये अपने आप ही उग जाते हैं. They compete with crops for water, soil, nutrients, light and space and thus reduce the crop yield. ये क्रॉप के साथ साथ इनकी भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये पानी चाहिए, इन्हें मिट्टी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइट चाहिए और स्पेस चाहिए. तो इसकी वजह से जो हमारी खेती का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है. They are highly adapted plants
नेचर हैज प्रोवाइडेड वीड्स विद अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट हेल्प देम स्प्रेड इजीली, और ये आसानी से फैल सकते हैं। देयर सीड्स जर्मिनेट अर्लियर, और उनकी सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। देयर सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, और उनकी जो बीज होते हैं वो भी जल्दी उगते हैं। दे फ्लावर अर्लियर, उनमें फूल भी जल्दी खिलते हैं। फॉर्म सीड्स इन लार्ज नंबर एंड द सीड्स मेच्योर अहेड ऑफ द क्रॉप दे इन्फेस्ट, और जो बीज होते हैं वो भी बहुत जल्दी उसमें ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। वाटर, विंड एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स द सीड्स ऑफ वीड्स फार एंड वाइड। पानी की मदद से भी और हवा की मदद से भी और इवन जानवरों की मदद से और मनुष्यों की मदद से भी जो वीड्स के सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। In non-irrigated fields, wheat compete with the crop for water. A saving of about 1 million liters of water per hectare of land is possible by keeping the land free from weeds. अगर हम अपने जो खेत है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें हम वीड्स की जो रोकथाम कर दें तो हम कम से कम 1 मिलियन पानी बचा सकते हैं। इन इरीगेटेड फील्ड्स द कॉम्पिटिशन इज फॉर न्यूट्रिएंट्स, और जो इरीगेटेड फील्ड्स होते हैं जिसमें इरीगेशन हो चुकी है तो उसमें जो कॉम्पिटिशन है उनका वीड्स का, वो किस चीज के लिए है? न्यूट्रिएंट के लिए, यानी पोषण तत्व के लिए। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वीड्स इन अ फील्ड डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। अगर वीड्स की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल नहीं है, तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। अब पढ़ेंगे वीडिंग के बारे में। वीडिंग क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सोइंग क्रॉप सीड्स नॉट कंटामिनेटेड विद द वीड सीड्स एंड यूजिंग मैन्योर एंड इरिगेशन वाटर नॉट लेडन विद वीड्स। टू कंट्रोल वीड्स फार्मर शुड यूज सीड्स सर्टिफाइड एज वीड फ्री। जो वीडिंग क्या होता है कि जो वीड्स होती हैं उसके रिमूवल के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। और अगर जो वीड्स हैं तो फार्मर्स को कौन सी उसको पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, मैन्योर वो यूज करना चाहिए, और वाटर यूज उसमें करना चाहिए कि जिसमें वीड्स ना हो, और सीड्स भी ऐसी जिसमें कि वीड ना हो। तो फार्मर्स को कौन सी सीड्स यूज करनी चाहिए? जिसको वीड फ्री का सर्टिफिकेशन मिला हो। रिमूवल ऑफ वीड्स मैन्युअली, मतलब अपने आप बिना किसी मशीन के, तो मनुष्य कैसे उसको रिमूव कर सकता है वीड्स को? वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैन्युअली बिफोर दे फ्लावर। वीड्स तभी हम पहले रिमूव कर सकते हैं अपने आप जब तक उसमें कोई भी फूल ना खिला हो। हैंड वीडिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड बट इज लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम हाथ से वीड को यानी खरपतवार को निकालते हैं तो ये बहुत ही मेहनत का काम है, टाइम बहुत लगता है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। टिलिंग द लैंड किल सम वीड्स बाय बरिंग देम डीप इन द ग्राउंड। जब हम सॉयल को अपना प्रिपेयर करते हैं तो तब भी कुछ वीड्स खत्म हो सकती हैं जो कि ग्राउंड में समा जाती हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स के बारे में। सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। ये भी एक तरीके का केमिकल होता है जिस तरीके से हम वीड्स को खत्म कर सकते हैं। These chemicals are sprayed on the weeds before they flower. उनके फूल उगने से पहले ही उसके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। The chemical method is less time consuming and cost effective than weeding by hand, but the chemicals are harmful and often affect the health of the farmers. जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, और जो किसान है उसकी सेहत को भी वो खराब कर सकते हैं। Hence, chemical methods of weed control should be used only if hand picking of weed is not possible. अगर हम मनुष्य अपने हाथ से नहीं तोड़ के नहीं निकाल पा रहा है वीड्स को, तभी हमें केमिकल मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। Some common weeds and weedicides, कौन कौन से weeds और weedicides अवेलेबल हैं? Some of the most common weeds found in the crop fields are, जो कौन कौन से खरपतवार होते हैं खेतों में? Wild oats, grass, amaranthus, Chenopodium, convolvulus. So these are the name of weeds. And weedicides, there are some chemicals which are sprayed over the field to check the growth of weeds. Such chemicals, उन chemicals को हमने क्या नाम दिया है? weedicides. और वो कौन कौन से हैं? 2,4-D, isoproteron, samazine and MCPA are some weedicides which are commonly used. आगे देखेंगे पेस्ट कंट्रोल के बारे में। पेस्ट आर एनिमल्स दैट डैमेज क्रॉप्स। कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्रॉप को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। These include mice, rats, birds, insect and insect larvae. Insects can destroy or reduce the yield of crops.
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कॉमन पेस्ट के फोटोग्राफ आपको दिए गए हैं। लीफ ईटिंग लेडी बर्ड, एपिड, बीटल, बीन फ्लाई, लूपर कैटरपिलर, मॉथ, grasshopper, weevil, whitefly, butterfly, vegetable bug, and caterpillar. They damage the plants by eating the leaves, boring in stems or roots, sucking plant juices or damaging fruits. तो पेस्ट कैसे खराब कर देते हैं पेड़ पौधों को? वो उसकी पत्तियां खा जाते हैं, स्टेम और रूट्स के अंदर घुस जाते हैं, प्लांट जूस पी लेते हैं और फ्रूट्स को भी खराब कर देते हैं. It is difficult to control birds and mice feeding on plants, but it is possible to kill insect pests and their larvae by using chemical known as pesticides. जो बर्ड्स होती हैं उनको तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, और जो चूहे होते हैं जो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है. बट जो पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं, तो उनके लार्वा को हम केमिकल से किल कर सकते हैं, जो कि वो केमिकल क्या बोलते हैं उसको? पेस्टिसाइड्स. दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बिफोर दे फ्लावर, और फूल उगने से पहले उन पर वो स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल्स, वो बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. दे कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, एयर एंड अफेक्ट अवर हेल्थ. वो हमारी मिट्टी को, पानी को और हवा को भी दूषित कर देते हैं. हैंस पेस्टिसाइड शुड बी यूज स्पेरिंगली, यानी बहुत ही मिनिमल यूज करना चाहिए और बहुत ही इमरजेंसी में पेस्टिसाइड्स का हमें यूज करना चाहिए. Certain plant products obtained from neem tree are effective in controlling some insect pests. These products are not harmful and can be used to reduce the use of pesticides. Always wash fruits and vegetables before eating. तो क्या होता है कि जैसे नीम ट्री है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो भी किस काम में आते हैं? कंट्रोल करने के इंसेक्ट पेस्ट को. और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इससे कम भी हो सकता है. बट यहाँ पर हमने एक चीज बताई है कि आपको हमेशा फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है वो खाने से पहले अच्छे से वॉश करने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क है. हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब हमारी जो फसल है वो पककर तैयार हो गई है, तो हम जब उसको काटते हैं तो वो हमारे हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कहलाता है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to get mature. कोई भी cereal crop को उगने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by machine called harvester. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ से भी आप अपनी फसल को काट सकते हैं या फिर मशीन का इस्तेमाल करके भी फसल को काट सकते हैं. In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. The process is called threshing, और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, और जो मशीन इसमें इस्तेमाल की जाती है उसको combine कहते हैं, which is in fact a combined harvester and thresher. तो वो thresher और harvester का combination है. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. जो छोटे लेवल पे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं जिनका छोटा खेत होता है, तो वो कैसे ग्रेन को अलग कर सकते हैं? वो विनोइंग की मदद से ग्रेन को अलग कर सकते हैं. हार्वेस्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. It is essential that fruits and vegetables are not damaged during harvesting and that they are kept clean. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी फल और सब्जियां हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होनी चाहिए और वो साफ सुथरी रहनी चाहिए. They should be placed in a clean harvesting basket or on mats. वो mats के ऊपर या फिर harvesting basket में रखी जानी चाहिए. Dirty and damaged fruits and vegetables spoil quickly. और अगर गंदे हैं और कुछ फ्रूट्स खराब हो चुके हैं तो वो और भी जल्दी सड़ जाएंगे. दे हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ. उनकी खुद की जो लाइफ होती है वो कम होती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वेस्टेड बिफोर स्टोरेज. वो जो भी हम अपने घर में जब स्टोरेज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो हमें उनको साफ करके रखना चाहिए. स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. It is not possible to sell the entire harvested produce at one time. अब इतने हमने अब एक सीजन है क्रॉप का, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सारा क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया तो वो हम सभी एक ही टाइम पर बेच पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. द प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशन. तो हमें स्टोरेज करनी होगी. Different agriculture produce need different kind of storage facilities.
और जो अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके की स्टोरेज फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कोल्ड स्टोरेज के बारे में। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइल फास्टर इन वार्म कंडीशंस। गर्म जब एनवायरनमेंट होता है या गर्म एटमॉस्फेयर या कंडीशंस होती हैं तो ज़्यादातर फल और सब्जी वो खराब हो जाते हैं। One way of preserving fruits and vegetables for a longer time is by storing them at an appropriate lower temperature. कम टेम्परेचर पे हम उनको स्टोर कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। It is essential that the produce is placed in the cold storage as quickly as possible, as delay between harvesting and cooling can substantially reduce its shelf life. अगर हमने देर कर दी कि आपने हार्वेस्ट कर लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आपने उनको टाइमली स्टोर नहीं किया कोल्ड स्टोरेज में, तो वो खराब सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। फैक्ट फाइल पढ़ेंगे। द फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया वॉज बिल्ट इन 1892 इन कोलकाता। तो पहला कोल्ड स्टोरेज जो था भारत में वो 1892 में बना था। कहाँ पर? कोलकाता में। आगे पढ़ेंगे। Fruits and vegetables packed in small, easy to handle packages are stored in cold storage. Fruits and vegetables have an appropriate storing temperature. If the temperature is too low, the produce get damaged. It should be remembered that fruits and vegetables can be stored only for a certain period of time. Produce stored for a much longer time spoils quickly once they are removed from the cold storage. तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम भी होगा तब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम स्टोर करेंगे तब भी वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी स्टोर कर सकते हैं। एक्टिविटी जोन देखेंगे। वेरी लो टेम्परेचर स्पॉइल्स फ्रूट क्वालिटी। टेक 2 एप्पल्स। आपको क्या करना है? 2 सेब लेने हैं। प्लेस 1 एप्पल इन द रेफ्रिजरेटर एंड अदर इन द फ्रीजर फॉर अ डे। एक को आपको रेफ्रिजरेटर नॉर्मल में रखना है और एक आपको ऊपर जो जहां पर बर्फ जमती है वहां पर रखना है। आपको एक दिन के लिए काम करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिमूव बोथ द एप्पल्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड प्लेस देम इन अ प्लेट। अगले दिन आपको क्या करना है? दोनों एप्पल्स को रिमूव करना है रेफ्रिजरेटर में से और आपको एक प्लेट में उसको रखना है। फील द एप्पल्स आफ्टर एन आवर और सो। विच एप्पल्स इज इन अ बेटर कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द एप्पल्स केप्ट इन द फ्रीजर? तो आप क्या नोटिस करेंगे? जो एप्पल हमने फ्रीजर में रखा था वो जल्दी खराब हो गया एज कंपेयर टू एप्पल जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था। आगे पढ़ेंगे। ड्राई स्टोरेज। ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन लार्ज रूम कॉल्ड ग्रेनरीज। जितने भी हमारे दाल और ग्रेन्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो सब हम बड़े बड़े कमरों में स्टोर करते हैं जिनको हम ग्रेनरीज कहते हैं। द ग्रेनरीज शुड बी सिक्योर्ड विद प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज सो दैट रैट्स, माइस और रेन वाटर डू नॉट एंटर। तो ये इस तरीके के दरवाज़ों और खिड़कियों में बंद होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर चूहे या फिर बारिश का पानी नहीं जा सके। फूड ग्रेन्स आर सन ड्राइड एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरी स्टैक्स। आप देख सकते हैं कैसे स्टोर किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल फूड ग्रेन्स नीड वाटर और मॉइस्चर टू लिव। दे ग्रो इजली ऑन ग्रेन्स दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए जहां पर हमने ग्रेन्स को स्टोर किया, क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है। द ग्रेन्स एंड पल्सेस शुड बी थॉरोली सन ड्राइड टू रिड्यूस देयर वाटर कंटेंट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंजाई। तो उनको सूरज की जो गर्मी होती है, सूरज की किरणें जो होती हैं उससे ड्राई किया जाता है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी का कंटेंट ना बचे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। Like plants, there are several animals which are domesticated at home or in farms. These domesticated useful animals are known as livestock. तो इनको क्या बोलते हैं? लाइवस्टॉक बोलते हैं, जो कि एनिमल्स को हम घर पे रखते हैं या फिर जो फार्म्स में हमारे किसी ना किसी तरीके से काम में आते हैं। द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ केयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। और उनका ख्याल रखना हर तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? वो टर्म हम क्या यूज करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। We get milk, meat, eggs, honey and fish etc. from animals. These products are the essential part of our food. और ये हमारे खाने का एक ज़रूरी पार्ट है। Milk is an important food material for us. We obtain milk from animals such as cows and buffaloes, goat and sheep etc. Cows and buffaloes are the major source of milk in our country. Rearing cattle for producing milk and milk products on a large scale is called dairying. मिल्क, घी, कर्ड, चीज, बटर, खोया एंड आइसक्रीम एक्सेट्रा आर सम डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने बताया कि जो दूध है वो हमारे फूड मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमें काऊ, बफलो, गोट और शिप से दूध मिलता है। और काऊ और बफलो जो है हमारे देश में वो मेजर सोर्स ऑफ मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और
मिल्क को मिल्क भी प्रोड्यूस होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डेयरिंग कहते हैं। और प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मिल्क, घी, कर्ड, चीज, बटर, खोया और आइसक्रीम। आगे पढ़ेंगे। Some of the high milk yielding breeds of cows are Sindhi Red, Jersey, Karen, Swiss, Holstein, etc. ये सब क्या है? ये जो गाय जो होती हैं जो बहुत अच्छे अमाउंट में दूध देती हैं, उनके नाम हैं सिंधी रेड, जर्सी, कैरन, स्विस, होल्स्टीन एटसेट्रा। द हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ बफलो इन अवर कंट्री आर, और जो हमारे देश में जो बफलो है, जो भैंस है, उसकी हाई मिल्क यील्डिंग कैटेगरी कौन कौन सी होती है? महसाना, नीली, नागपुर, जाफराबादी एंड मुर्रा। आगे पढ़ेंगे। पोल्ट्री एंड एग्स। Hens, ducks and geese are known as poultry. They are reared on farms for their meat and eggs. उनका क्यों पालन पोषण किया जाता है? किस चीज के लिए किया जाता है? उनका पालन पोषण किया जाता है मीट और एग्स के लिए। Eggs are nutritious and rich in proteins, vitamins and minerals. Turkeys are also reared for their meat. टर्की को भी के मांस के लिए रियरिंग की जाती है। बर्ड्स आर ऑल्सो प्रोन टू सेवरल वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। जो चिड़िया होती हैं वो भी कुछ ना कुछ वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से प्रोन रहती है, यानी उनको भी जल्दी से उसका इन्फेक्शन लग जाता है। दे शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सर्टेन कॉमन डिजीज। और उनको इंजेक्शन से वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए ताकि वो इन बीमारियों से बचे रहे। सिक बर्ड्स मस्ट बी क्विकली सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी बर्ड। जो बीमार जो चिड़िया हैं, उनको, पक्षी है जो भी, तो उनको अलग कर देना चाहिए जो कि बर्ड्स हेल्दी हैं उनसे। आगे पढ़ेंगे। बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू। बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू is a disease that is caused by a kind of virus that affects domestic poultry such as chickens and turkeys. People who came in contact with the infected birds may contract the disease. तो जो लोगों को उन बर्ड्स में कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको भी वो डिजीज हो सकती है। A bird can get bird flu that from another bird by coming into close contact with its infected feces, secretion और saliva. तो वो ये ट्रांसमिट हो सकती है एक दूसरे से। कैसे? सलाइवा की मदद से भी एक दूसरे में ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है ये डिजीज। सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में अगर बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर, सोर थ्रोट, मसल एक, हेड एक, लेथार्जीनेस, आई इन्फेक्शन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड चेस्ट पेन। प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं अगर बर्ड फ्लू हुआ है, ना हो किसी को भी, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? नेवर ईट अनकुक्ड और अंडरकुक्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कि जो खाना पका हुआ नहीं है या अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं है, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग या मीट जो हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश किचन सर्फेसेज एंड नाइफ्स दैट हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद अनकुक्ड मीट। जो भी अगर सही ढंग से पका हुए खाने में जो आपने अगर नाइफ या फिर चाकू या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है तो उसको अच्छे से क्लीन अप कर देना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए। अवॉइड टचिंग सर्फेसेज दैट कुड हैव बीन कंटामिनेटेड बाय बर्ड सलाइवा, फीसेज और यूरिन। और आपको उन चीज़ों पे जहाँ पे चिड़िया का यूरिन है या फिर सलाइवा आया है तो उस चीज़ को छूने से बचना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द लाइव बर्ड मार्केट्स और प्लेसेस वेयर दे माइट बी इन्फेक्टेड पोल्ट्री। जहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का मार्केट जो होता है तो वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी पक्षी कोई भी बीमार हो सकता है वहाँ पर। Fish and other seafoods. A large population of our country depends on fish and other seafoods like prawns and shrimps. Fish is a rich source of proteins. Fish में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं और फैट्स होता है। Rearing of fish artificially in tanks and ponds is known as pisciculture. आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको रखा जाता है, जो भी मछलियाँ होती हैं उनको रखा जाता है और उस जो पॉन्ड में रखा जाता है, टैंक्स में रखा जाता है, और उनके पालन पोषण करने को क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। मोस्ट स्टेट्स हैव अ फिशरी डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिशरीज सप्लाइज एग्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश एंड फिश फूड टू पीपल हु वांट टू रियर फिश इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो जो ये रखना चाहते हैं, रियरिंग करना चाहते हैं, उनको वो फ्रेश वाटर फिश और उसको वो प्रोवाइड करते हैं। द फिशरी डिपार्टमेंट्स हैव डेवलप्ड फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज ऑफ फिश। फिशिकल्चर इज अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन, और एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन है। द फिश रियर्ड इन द पॉन्ड्स इज हार्वेस्टेड एट प्रॉपर टाइम इंटरवल्स एंड सोल्ड इन द मार्केट्स टू फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
तो जो भी हार्वेस्ट हो, जब वो प्रॉपर इसके बाद मतलब यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो मछलियाँ, तो वो या तो बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं या फिर जो फिशरी डिपार्टमेंट है सरकार का उसको दे दी जाती है। आगे पढ़ेंगे। एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। हनी प्रोड्यूस्ड बाय बीज इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन। बीज वैक्सेस आर यूज टू मेक कॉस्मेटिक। जो शहद होता है वो दवाइयों बनाने में भी काम में आता है और एक वो अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, फूड का। और जो बीज वैक्स होती है, जो उसमें शहद के छत्ते में जो वैक्स होती है वो भी कॉस्मेटिक बनाने के काम में आता है। फैक्ट फाइल पढ़ेंगे। प्लेस अ शैलो कंटेनर फिल्ड विद कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन अ गार्डन। इफ कंडीशंस आर सुटेबल द बीज विल विजिट द शुगर कंटेनर। ऑब्जर्व द बीज फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाई डू बीज विजिट द कंटेनर। आप क्या कर सकते हैं कि एक इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कंटेनर के अंदर आप चीनी का सॉल्यूशन रख सकते हैं एक गार्डन में, और अगर कंडीशंस प्रॉपर रहेंगी तो जो मधुमक्खियां हैं वो शुगर कंटेनर के पास ज़रूर आएंगी और आपको उसको दूर से देखना है। तो आपको क्यों लगता है कि वो कंटेनर के पास आई? क्योंकि उनको ये लगेगा कि जो फ्लावर में जो होता है तो वो वहाँ से शहद लेकर अपना छत्ता बनाती हैं। तो ऐसे ही उनको लगेगा कि ये शुगर सॉल्यूशन भी एक फ्लावर है में से आ रहा है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर समरी। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. In modern agriculture, step by step methods are, जो modern agriculture में कौन कौन से methods use किए जाते हैं? Preparation of the soil by plowing and leveling it, sowing seeds or plants at the correct depths and correct distances, manuring either by natural methods or man-made fertilizer, irrigation, that is supply of the right amount of water at the right time, weeding, which can be carried out manually or by using weedicides, protection from pests and disease by spraying pesticides and other chemicals, harvesting, threshing and winnowing, storage after drying in the sun to get rid of excess moisture. Crops can be protected from pests and disease with the help of pesticides. Maintaining the level of soil fertility is called soil improvement. Now we will discuss the glossary. Pisciculture, the rearing of fishes on large scale. Apiculture, the rearing of honeybees on large scale. Animal husbandry, breeding of good quality animals, feeding, weeding and caring of them. Fertilizers, mixing of inorganic compound. Winnowing, process of separating grains from the chaff and hay with the help of wind. हवा की मदद से हम grains और जो उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको अलग करते हैं. Now it's time for practice. A part. Darken the correct circle in the OMR sheet है. You can see आपको एक OMR sheet दी गई है और आपको correct option को यहाँ पर dark करना है. Tilling helps to, tilling क्या मदद करती है? Make soil loose. This means B part is the correct answer. Second one, fruits and vegetables last longer when stored in. The correct answer is C part, cold storage. तो हमने यहाँ पर C को highlight कर दिया. Third one, nitrogen is used by living organism to make proteins. Proteins बनाते हैं वो, तो third में C part is the correct one. Fourth one, apiculture is the rearing of bees. This means B part is the correct one. Last one, separating the grains from chaff is called winnowing. That is A part is the correct one. Now we will do the B part, that is fill in the blanks. Seeds need dash dash and dash to germinate. क्या grow करने के लिए seeds को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? Water, air और warmth की ज़रूरत पड़ती है. Green plants are producers and animals are consumers. Third one, the first step before growing crops is preparation of the soil. पहले मिट्टी को हम तैयार करते हैं. Fourth one, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients are essential. Fifth one, birds are also prone to several viral and bacterial diseases. Now we will move on to the C part. State whether the statements are true or false. जो सही है उसके आगे आपको true लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको false लिखना है. Harvesting is the removing of weeds. No, it is a false statement. Second one, it is essential to add manure to improve the fertility of the soil. This is true. Third one, large scale fish culture is called pisciculture. बिल्कुल सही कहिए, true. Fourth one, sowing is the placing of seeds in the prepared soil. जो भी हमारा soil तैयार हो गया है उसमें हम जब बीज को डालते हैं तो that process is known as sowing. Now we will do the match the following.
खारिफ क्रॉप्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो खारिफ क्रॉप कौन सी होती है हमारी? ई पार्ट है, पैडी एंड मेज। सेकेंड वन इज द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारी? वीट, ग्राम एंड पी। थर्ड वन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या नाम है? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या क्या आता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। लास्ट वन प्लांट एंड ग्रास, किस लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं? जो कैटल होती हैं, जो काउज एंड बफलोज होती है, उनके खाने के रूप में भी हम प्लांट और ग्रास को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द ई पार्ट, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज एपीकल्चर? द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। नाउ सेकेंड वन, व्हाट इज वीडिंग? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप फील्ड्स में, उसको रिमूव करना, उसको निकालना, उस प्रोसेस को हमने कहा है वीडिंग। व्हाट इज बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डिजीज है जो कि क्या एक वायरस की वजह से होती है, और जो डोमेस्टिक पोल्ट्री में जो चिकन्स और टर्कीज होते हैं उनको वो क्या करती है? अफेक्ट करती है। नाउ फोर्थ वन, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर ऑफ इरिगेशन? तो हम पेज 8 पे देखेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है? टोटल मेथड्स लिखने हैं यहाँ पर, कि जो जो मेथड्स हैं इरिगेशन में, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, तो आपको इस तरीके के सिर्फ नाम लिखने हैं। उसमें क्या करना है? हमें नाम लिखना है। एट पेज पे देखेंगे हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपको नाम लिखना है। फ्लड इरिगेशन लिखेंगे, और आप लिखेंगे बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो दीज आर द नेम ऑफ, क्या है ये? टाइप ऑफ इरिगेशन, आपके टाइप ऑफ इरिगेशन है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वन, डिफाइन द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है? ब्रीडिंग ऑफ गुड क्वालिटी एनिमल्स, फीडिंग, वीडिंग एंड केयरिंग ऑफ देम। अच्छे जो एनिमल्स होते हैं उनका ध्यान रखना, और उनको यूज करना प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। नाउ वी विल डिस्कस द एफ पार्ट, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ आर सीड्स ग्रोन? तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 7 पर। तो आप यहां देखेंगे सीड्स कैसे ग्रो की जाती हैं। तो सीड्स ग्रो की जाती हैं सोइंग की मदद से। तो आप यहां पर लिखेंगे सोइंग इज द प्रोसेस ऑल नोन एज प्लांटिंग इनटू द सॉइल। यहां से आप लिखेंगे कि सीड्स हैव टू बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ, दे नीड वाटर, एयर एंड वार्म टू जर्मिनेट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जब कैसे कैसे हम सीड्स को कब और कैसे मदद से शो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि स्प्रेडिंग दैम मैन्युअली, कि कुछ जो वो होते हैं फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो सीड्स होती हैं उनको मैन्युअली स्प्रेड कर देते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्प्रेडिंग दैम मैन्युअली, और इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, क्रॉप लाइक बाजरा भी दे सकते हैं। और आप इसमें दूसरा ऑप्शन भी बता सकते हैं कि सीड्स कैन ऑल्सो बी हैंड ड्रॉप्ड बाई ग्रोव्स मेड बाई अ प्लो। तो उससे की मदद से भी हम सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यहां से हमने हाईलाइट कर दिया, आप आंसर देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन? तो आप जहां पे हमने इरिगेशन का पार्ट पढ़ा था वहां से आप देखेंगे, और आप लिखेंगे पेज नंबर 8 से। पेज नंबर 8 में देखेंगे ड्रिप इरिगेशन लिखेंगे यहां से। ड्रिप इरिगेशन, in this method small amounts of water are allowed to trickle slowly into the soil through mechanical devices, thus soil is wetted without runoff। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? यहां से आप लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पर। आप देख सकते हैं यहां से
यहाँ देखिए पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो आप लिखेंगे द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर आप यहाँ से लिखेंगे इट इनहांसेस the water holding capacity of the soil, it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy, it increases the number of friendly microbes, manures are a natural renewable resources that promote sustainable agriculture practices। तो यहाँ से आप ये पूरा आंसर अपना लिखेंगे। Now last question, what are weeds, how can you control them? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनवांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर नोन एज वीड्स, दे आर अनवांटेड प्लांट्स। और आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं वीडीसाइड्स की मदद से या फिर मैन्युअली भी हटा सकते हैं। तो आप पेज नंबर 12-13 से इसका आंसर लिखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको इलेबोरेट करके आंसर लिखना है। फर्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम पेज नंबर 11 पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर टेबल बनी हुई है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो यहाँ पर आप लॉन्ग आंसर का फर्स्ट वन लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग और टिलिंग। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा आंसर, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 6 से कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उगाने से पहले। फिर आप इसमें प्लोइंग और टिलिंग के बारे में भी लिखेंगे। तो ये आपको 6 और 7 पर मिल जाएगा। नाउ लास्ट वन, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 8 पर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस, आंसर इज ऑन पेज नंबर 8। इरिगेशन के बारे में बताएंगे पहले कि इरिगेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो ये आपका हो गया इरिगेशन। और फिर इसके बाद हमें बताना है, इरिगेशन के बाद हमें बताना है कि कौन कौन से टाइप्स के इरिगेशन है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। तो फ्लड इरिगेशन बताएंगे, इसमें बेसिन इरिगेशन बताएंगे, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। That's all about the chapter number 1. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you so much.